नमस्ते दोस्त, स्वागत है आपका। आज की रात हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जिसमें सन्नाटा बोलता है, दरवाज़ों की चरमराहट डर बन जाती है और अंधेरे में चलती परछाइयाँ पूरे गांव की नींद चुरा लेती हैं। यह कहानी किसी एक रात की नहीं, बल्कि उस डर की है जो हर शाम सूरज ढलते ही पूरे गांव पर छा जाता था। इस कहानी का नाम कोई नहीं जानता, क्योंकि गांव वाले नाम लेने से भी डरते थे। वे बस इतना कहते थे, दो चोर हैं अपटी। पूरे गांव में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसने उनका खौफ न महसूस किया हो। दिन में लोग हंसते बोलते थे, लेकिन रात होते ही दिए की लौ तक कांपने लगती थी, क्योंकि सब जानते थे कि आज रात फिर कोई दरवाज़ा टूटेगा, किसी का सुकून लुटेगा और सुबह होते ही पूरे गांव में एक ही सवाल गूंजेगा, इस बार किसका नंबर था। लेकिन यह कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है। यह कहानी है डर के पीछे छुपे दर्द की, अपराध के पीछे छुपी भूख की और उन दो चेहरों की जिनसे पूरा गांव कांपता था, लेकिन जिनकी आंखों में खुद अपनी जिंदगी का डर बसा हुआ था। लेकिन यह कहानी सिर्फ चोरी की नहीं है। यह कहानी है डर के पीछे छुपे दर्द की, अपराध के पीछे छुपी भूख की और उन दो चेहरों की जिनसे पूरा गांव कांपता था, लेकिन जिनकी आंखों में खुद अपनी जिंदगी का डर बसा हुआ था। जैसे जैसे आप इस कहानी में आगे बढ़ेंगे, आप महसूस करेंगे कि डर सिर्फ बाहर नहीं होता, वह इंसान के भीतर भी पलता है। और कभी कभी सबसे खतरनाक दिखने वाले लोग सबसे ज्यादा टूटे हुए होते हैं। दोस्त, अगर आपको ऐसी भावनात्मक, रहस्यमयी और दिल को छू जाने वाली कहानियां पसंद हैं, जो रात की खामोशी में धीरे धीरे आपको अपने साथ बहा ले जाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ हर रात एक नई कहानी आपकी नींद के करीब आने चली आती है और आपको सन्नाटे, डर और इंसानियत की दुनिया में ले जाती है। और हाँ, कमेंट में यह भी ज़रूर बताइए कि आप किस शहर या किस गांव से सुन रहे हैं और इस वक्त आपकी घड़ी में कितना बज रहा है। आपका हर लाइक और हर कमेंट यह एहसास दिलाता है कि आप वहीं कहीं हैं, इस डर और रहस्य भरी यात्रा में मेरे साथ चल रहे हैं। तो चलिए, आवाज़ थोड़ी धीमी कर लीजिए, दरवाजे बंद कर लीजिए, कमरे की रोशनी कम कर दीजिए और उस गांव की ओर बढ़ चलें जहां डर के सिर्फ दो नाम थे और आज रात उनकी कहानी शुरू होने वाली है। सरपतिया गांव दिन में जितना साधारण लगता था, रात होते ही उतना ही बोझिल हो जाता था। सूरज ढलते ही जैसे हवा का मिजाज बदल जाता, पत्तों की सरसराहट में अनकहा डर घुल जाता और कुत्तों के भौंकने की आवाज भी किसी चेतावनी जैसी लगने लगती। बच्चे जिन गलियों में दिन भर कंचे खेलते थे, वही गलियां शाम के बाद वीरान हो जाती। घरों के दरवाजे जल्दी बंद हो जाते, खिड़कियों पर मोटे पर्दे डाल दिए जाते और दिए की लौ को भी लोग हथेली से ढक कर रखते, मानो उसकी रोशनी किसी अनजाने खतरे को बुला लेगी। गांव के बुजुर्ग चौपाल पर कम ही बैठते, और अगर बैठते भी तो उनकी बातें फसलों या बारिश पर नहीं, बल्कि उन्हीं दो सायों पर टिक जाती जिनका नाम लेने से भी लोग कतराते थे। वे कहते थे कि डर की भी एक उम्र होती है, लेकिन सरपतिया का डर बूढ़ा नहीं होता, वह हर रात नया हो जाता है। उन दोनों चोरों के बारे में किसी को ठीक ठीक कुछ पता नहीं था। कोई कहता वे पहाड़ों से उतरे हैं, कोई कहता शहर की जेल से भागे हुए अपराधी हैं, तो कोई उन्हें अभिशाप मानता था। बस इतना तय था कि वे हमेशा साथ आते थे, और हमेशा रात में। एक दुबला, फुर्तीला, जिसकी आंखें अंधेरे में भी चमकती थीं, और दूसरा भारी कद का, धीमी चाल वाला, लेकिन हाथों में अजीब सी ताकत। लोग कहते थे, पहला ताला खोलता है और दूसरा दिल तोड़ देता है। जिन घरों में वे घुसे, वहां सिर्फ सामान ही नहीं गया, बल्कि चैन, भरोसा और हिम्मत भी लुट गई। किसी के यहाँ बेटी की शादी के लिए जमा पैसे चले गए, किसी के घर बूढ़ी माँ की दवा के लिए रखे सिक्के, और किसी के यहाँ वो संदूक खाली मिला जिसमें पीढ़ियों की जमा पूंजी बंद थी। हर चोरी के बाद गांव कुछ और झुक सा जाता। हरीराम उन लोगों में से था जिसने अपनी आंखों से डर को देखा था। वह मेहनती किसान था जिसने जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं मारा, लेकिन किस्मत ने उसे भी उस रात के लिए चुन लिया।
उस दिन वह खेत से देर से लौटा था और उसकी पत्नी धर्मा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। जब दोनों ने दरवाज़ा बंद किया तो हरिराम ने भीतर ही भीतर एक अजीब सी घबराहट महसूस की, जैसे कोई अनदेखी निगाह उन्हें देख रही हो। आधी रात के करीब जब हवा अचानक थम गई और बाहर का सन्नाटा भारी हो गया, तब एक हल्की सी आवाज़ आई। पहले खिड़की के पास, फिर आंगन में। हरिराम ने लाठी कसकर पकड़ी। दिल जोर जोर से धड़कने लगा और धर्मा ने बच्चों को सीने से लगा लिया। अगले कुछ मिनटों में जो हुआ, उसने हरिराम की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सुबह जब दरवाज़ा खुला तो आंगन में बिखरे सामान के साथ हरिराम के भीतर कुछ टूट चुका था, जिसे जोड़ना आसान नहीं था। अगली सुबह पूरे गांव में वही पुरानी खामोशी थी, लेकिन उसमें एक नया दर्द जुड़ चुका था। लोग हरिराम के घर आए, सांत्वना दी, सिर हिलाए और अपने अपने डर को और कसकर थामे लौट गए। कोई खुलकर रो नहीं रहा था, लेकिन हर चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई थीं। चौपाल पर बैठे बुजुर्गों ने तय किया कि अब कुछ करना होगा। यह डर अगर यूं ही पलता रहा तो गांव अंदर से खोखला हो जाएगा। कुछ लोगों ने चौकीदार रखने की बात कही, कुछ ने पुलिस को खबर देने का सुझाव दिया, लेकिन ज्यादातर को भरोसा नहीं था कि कोई मदद आएगी। पुलिस पहले भी आई थी, सवाल पूछे थे, कागज भरे थे, और फिर सब कुछ पहले जैसा हो गया था। डर वापस लौट आया था, और उससे भी ज्यादा ताकतवर होकर। उसी दिन गांव में एक अजनबी आया। वह दोपहर के समय पहुंचा, जब धूप तेज थी और लोग अपने काम में लगे थे। उसकी उम्र करीब 30 के आसपास रही होगी। आंखों में अजीब सी स्थिरता और चेहरे पर थकान के निशान। उसने किसी से ज्यादा बात नहीं की, बस एक कोने में बने पुराने धर्मशाला में ठहर गया। कुछ लोगों ने उसे देखा, लेकिन ध्यान नहीं दिया। सरपतिया में अजनबी आना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अजनबी का रात तक रुक जाना जरूर सवाल खड़ा करता था। कुछ महिलाओं ने आपस में फुसफुसाकर कहा कि कहीं यह भी उन्हीं में से तो नहीं, और कुछ पुरुषों ने लाठी को और मजबूती से पकड़ लिया। डर यहाँ इतनी आसानी से शक में बदल जाता था। रात फिर उतरी, पहले से ज्यादा गहरी और भारी। बादल छाए हुए थे, चांद गायब था और अंधेरा जैसे जमीन से उठकर आसमान तक फैल गया था। उस रात गांव के कई लोग सो नहीं पाए। हर आहट पर आंख खुल जाती, हर हवा के झोंके में कदमों की आवाज सुनाई देती। धर्मशाला में ठहरा अजनबी भी जाग रहा था। वह बाहर बैठकर अंधेरे को देख रहा था, मानो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहा हो। कहीं दूर से उल्लू की आवाज आई और फिर अचानक एक तेज खटका। इस बार आवाज हरिराम के घर से नहीं, बल्कि गांव के दूसरे छोर से आई थी। कुछ ही पलों में वही जाना पहचाना सन्नाटा लौट आया, जो किसी अनहोनी के बाद आता है। सुबह होते ही खबर फैल गई कि लक्ष्मण काका के घर चोरी हो गई है। लक्ष्मण काका वही थे जो हमेशा कहते थे कि डर से भागने से कुछ नहीं होता। आज उनके घर का दरवाजा टूटा पड़ा था और उनकी आंखें सूनी थीं। भीड़ जमा हो गई, सवाल उठे, गुस्सा भी आया, लेकिन डर ने गुस्से को दबा दिया। उसी भीड़ में वह अजनबी भी खड़ा था, चुपचाप सब देख रहा था। किसी ने उससे पूछा नहीं कि वह कौन है, लेकिन उसकी नजरें हर चेहरे को ध्यान से पढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वह सिर्फ चोरी नहीं, बल्कि लोगों के मन के हालात भी समझ रहा हो। गांव उस मोड़ पर खड़ा था जहां एक रास्ता और डर की ओर जाता था और दूसरा किसी अनजानी टकराहट की ओर। लोग यह नहीं जानते थे कि आने वाली रातें और भारी होंगी या किसी बदलाव की आहट लेकर आएंगी। वे दोनों चोर अभी भी साए की तरह मौजूद थे, लेकिन पहली बार ऐसा लग रहा था कि गांव के भीतर कुछ हिल रहा है। शायद हिम्मत, शायद गुस्सा, या शायद वह सवाल जो अब दबाया नहीं जा सकता था। इसी बेचैनी, इसी सन्नाटे और इसी डर के बीच सरपतिया की कहानी आगे बढ़ने वाली थी, जहां हर रात सिर्फ चोरी नहीं बल्कि इंसानों की परीक्षा होने वाली थी। अगले कुछ दिनों तक सरपतिया में जैसे समय थम सा गया। लोग अपने काम में लगे रहते, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता। खेतों में हल चलते, मगर किसानों की नजरें बार बार रास्तों की ओर उठ जाती। बच्चे स्कूल जाते, पर उनकी माँओं के दिल उनके साथ ही चलते। हर दरवाजा दिन में भी आधा बंद रहने लगा था, मानो डर अब सूरज से भी न डरता हो।
चौपाल पर बातें कम और सन्नाटा ज्यादा रहने लगा। उसी सन्नाटे के बीच वह अजनबी धीरे धीरे गांव का हिस्सा बनने लगा। उसका नाम लोगों को बाद में पता चला, शिवनाथ। वह ज्यादा बोलता नहीं था, लेकिन सुनता बहुत ध्यान से था। कोई दुख में कुछ कह देता तो उसकी आंखें ठहर जाती, जैसे वह शब्दों के पीछे छुपा दर्द पकड़ रहा हो। कुछ लोगों को उसका यूं ध्यान से देखना अच्छा नहीं लगता था, पर कुछ को लगता था कि शायद वही इस डर को समझ सकता है। एक शाम शिवनाथ चौपाल पर बैठा था, जब बुजुर्गों की चर्चा फिर उन्हीं दो चोरों पर आ टिक गई। किसी ने कहा कि अब गांव छोड़ देना चाहिए, कहीं और बस जाना चाहिए। किसी ने विरोध किया कि यह जमीन हमारे बाप दादाओं की है, इसे छोड़कर भागना हार मानने जैसा होगा। शिवनाथ चुपचाप सब सुनता रहा। फिर उसने पहली बार बोलने की हिम्मत की। उसकी आवाज भारी नहीं थी, लेकिन उसमें एक ठहराव था। उसने कहा कि डर अगर भीतर बैठ जाए तो बाहर का दुश्मन अपने आप जीत जाता है। यह सुनकर कुछ लोग चौंक गए, कुछ नाराज हुए, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। हरिराम, जो उस दिन से ज्यादा नहीं बोलता था, बस शिवनाथ को देखता रहा। उसे लगा जैसे यह आदमी उसके टूटे मन की दरारों को देख पा रहा हो। उसी रात शिवनाथ देर तक सोया नहीं। वह गांव के बाहर कच्ची सड़क के पास टहलता रहा, जहां से खेत और झाड़ियां शुरू हो जाती थीं। हवा में नमी थी और अंधेरा गाढ़ा। उसे यकीन था कि वे दोनों चोर यहीं कहीं से आते जाते हैं। अचानक उसे झाड़ियों में हलचल सुनाई दी। वह रुका, सांस रोकी और ध्यान से देखने लगा। दो साए बहुत दूर नहीं थे, लेकिन इतने पास भी नहीं कि चेहरा दिखे। एक तेजी से आगे बढ़ता, दूसरा उसके पीछे भारी कदमों से। शिवनाथ ने पहली बार उन्हें देखा था और वह समझ गया कि ये सिर्फ चोर नहीं, बल्कि लंबे समय से शिकार पर निकले हुए लोग हैं। उसने पीछा नहीं किया, बस उनके रास्ते को याद रखने की कोशिश की, क्योंकि उसे पता था कि जल्दबाजी यहाँ सबसे बड़ी गलती हो सकती है। अगली सुबह गांव में अजीब सी बेचैनी थी। रात को किसी के यहाँ चोरी नहीं हुई थी, लेकिन लोगों को चैन नहीं था। डर अब घटना पर निर्भर नहीं था, वह एक स्थायी साया बन चुका था। हरिराम उस दिन शिवनाथ के पास आया। उसने पहली बार अपने दिल की बात किसी अजनबी से कही। उसने बताया कि उस रात के बाद से उसे नींद नहीं आती। हर आवाज पर उसका शरीर कांप उठता है। शिवनाथ ने ध्यान से सुना और धीरे से कहा कि डर को दबाने से वह और बढ़ता है, उसे समझना पड़ता है। हरिराम को यह बात अजीब लगी, लेकिन कहीं भीतर उसे थोड़ी राहत भी महसूस हुई, जैसे किसी ने उसका बोझ बांट लिया हो। इसी बीच गांव में एक और चोरी हो गई, इस बार बेहद चालाकी से। किसी ने आवाज नहीं सुनी, कोई निशान साफ नहीं था। बस सुबह होते ही एक घर खाली मिला। लोग गुस्से में थे, लेकिन डर ने उन्हें बांध रखा था। चौपाल पर बहस तेज हो गई। कुछ लोग शिवनाथ पर शक करने लगे, कहने लगे कि इतनी बातें वही करता है, शायद वही कुछ जानता है। शिवनाथ ने कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप सब देखता रहा। उसे पता था कि डर जब बढ़ता है तो शक भी साथ साथ बढ़ता है। उस शाम उसने गांव छोड़ने का नाटक किया, कुछ कपड़े समेटे और कहा कि वह आगे बढ़ रहा है। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन हरिराम के मन में एक अजीब सी खाली जगह बन गई। रात गहराई और वही पुराना सन्नाटा छा गया। गांव वालों को लगा कि शायद आज कुछ नहीं होगा, क्योंकि अजनबी जा चुका है। लेकिन आधी रात के बाद अचानक कुत्तों के भौंकने की आवाज आई। इस बार आवाज तेज थी, बेचैन थी। लोग उठ बैठे, दिल धड़कने लगे। उसी अंधेरे में गांव के बाहर शिवनाथ चुपचाप झाड़ियों में छुपा हुआ था। उसने जानबूझकर गांव छोड़ा था, ताकि वे दोनों साए बेखौफ होकर निकलें। कुछ ही देर में वे फिर दिखे। शिवनाथ ने देखा कि वे सीधे एक घर की ओर बढ़ रहे हैं, वही घर जहां हाल ही में शादी के लिए पैसे जमा किए गए थे। उसके भीतर का डर जागा, लेकिन उससे बड़ा उसका निश्चय था। सुबह जब सूरज निकला तो गांव में अफरा तफरी मच गई। उस घर में चोरी की कोशिश हुई थी, लेकिन इस बार सब कुछ वैसा नहीं था जैसा पहले होता था। आंगन में कुछ निशान थे, मिट्टी में उखड़े हुए पैरों के, और खिड़की के पास खून की हल्की सी धार। किसी ने चोरों को पूरी तरह पकड़ा नहीं था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था कि वे खाली हाथ लौटे थे। शिवनाथ भी उसी सुबह वापस गांव में दिखा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं, और इस बार उनमें शक से ज्यादा सवाल थे। सरपतिया अब उसी मोड़ पर पहुंच चुका था,
जहां से लौटना आसान नहीं था। डर अब भी था, लेकिन उसमें एक दरार पड़ चुकी थी। लोगों को पहली बार लगा कि वे दोनों साए अजय नहीं हैं। शिवनाथ जानता था कि असली टकराहट अभी बाकी है, और वह सिर्फ चोरों से नहीं बल्कि गांव के भीतर बसे डर से भी होने वाली है। आने वाली रातें और कठिन होने वाली थीं, क्योंकि जब साया घायल होता है तो वह और खतरनाक हो जाता है। इसी अनकहे तनाव और अधूरी उम्मीद के बीच सरपतिया की कहानी और गहराती चली जा रही थी। अगली सुबह सरपतिया की हवा बदली बदली सी थी। लोग घरों से बाहर तो निकले, लेकिन आंखों में कल वाली रात के निशान साफ दिख रहे थे। जिस घर में चोरी की कोशिश नाकाम हुई थी, वहां आंगन में जमा भीड़ बार बार उन्हीं पैरों के निशानों को देख रही थी, मानो मिट्टी में उभरी वे रेखाएं कोई नई भाषा बोल रही हों। पहली बार ऐसा हुआ था कि चोर आए थे और पूरे गांव को खाली हाथ लौटने का सबूत मिला था। यह छोटी सी बात थी, लेकिन डर के लंबे इतिहास में यह एक बड़ा मोड़ थी। लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। किसी ने कहा कि शायद अब वे उतने ताकतवर नहीं रहे। किसी ने कहा कि जख्मी जानवर सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। हरिराम चुपचाप खड़ा था। उसकी नजरें मिट्टी पर नहीं बल्कि लोगों के चेहरों पर थीं। उसे लग रहा था कि गांव के भीतर कुछ बदल रहा है, जैसे लंबे समय बाद किसी ने सांस लेने की कोशिश की हो। शिवनाथ उस दिन ज्यादा दिखाई नहीं दिया। उसने खुद को पीछे रखा, मानो गांव को अपने आप बोलने देना चाहता हो। लेकिन लोग उसे ढूंढते रहे। जिनकी नजर में वह कल तक शक का कारण था, आज वही नजरें उससे उम्मीद बांधने लगी थीं। कुछ लोग उसके पास आए, बिना कुछ कहे बस बैठ गए। शिवनाथ समझ गया कि डर अब सवालों में बदल रहा है, और सवाल जब जन्म लेते हैं तो जवाब भी मांगते हैं। उसने सबको एक ही बात कही, अभी कोई जल्दी नहीं करनी है। चोरों को पकड़ना उतना जरूरी नहीं जितना उनके रास्तों और आदतों को समझना। यह सुनकर कुछ लोग निराश हुए, लेकिन कुछ को पहली बार लगा कि शायद लड़ाई सिर्फ लाठी और शोर से नहीं जीती जाती। रात फिर आई, और इस बार गांव पूरी तरह सोया नहीं। कुछ पुरुष छतों पर बैठे रहे, कुछ दरवाजों के पास, और कुछ ऐसे भी थे जो डर के बावजूद आंखें बंद करके सोने की कोशिश करते रहे। शिवनाथ ने गांव के बाहर की पगडंडी को चुना, वही रास्ता जहां से उसने पहले भी सायों को आते जाते देखा था। वह झाड़ियों में छुपकर बैठा रहा, हर आवाज को ध्यान से सुनता रहा। आधी रात के बाद हवा में हल्की सी हरकत हुई। वह समझ गया कि वे आ चुके हैं। इस बार वे पहले से ज्यादा सतर्क थे। उनकी चाल में जल्दबाजी नहीं थी, बल्कि एक चुभती हुई चुप्पी थी। शिवनाथ ने देखा कि वे गांव के भीतर नहीं घुसे, बल्कि किनारे के घरों के पास मंडराकर वापस मुड़ गए। यह उनके डर का संकेत था, और शिवनाथ ने मन ही मन तय किया कि यही कमजोरी है। अगले दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैल गई। किसी ने कहा कि चोरों में से एक लंगड़ा कर चलता देखा गया है। किसी ने कहा कि उनके बीच झगड़ा हुआ है। सच क्या था, कोई नहीं जानता था, लेकिन इन बातों ने लोगों के भीतर दबा हुआ साहस थोड़ा बाहर निकाल दिया। हरिराम ने पहली बार चौपाल पर खड़े होकर कहा कि अगर हम सब मिलकर पहरा दें तो शायद कुछ बदले। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्द साफ थे। बुजुर्गों ने उसे रोका नहीं, कुछ युवाओं ने भी हामी भरी। यह वही युवा थे जो अब तक रात को बाहर निकलने से डरते थे। गांव के भीतर एक धीमी सी हलचल शुरू हो गई थी, जो डर के खिलाफ खड़ी हो रही थी। उस रात पहरा लगा। हर गली में दो दो लोग, हाथ में लाठी, आंखों में नींद और मन में अनजाना डर। शिवनाथ अलग अलग जगह घूमता रहा, सबको समझाता रहा कि आवाज से ज्यादा जरूरी है ध्यान। देर रात एक छोर से अचानक खटका सुनाई दिया। पहरेदार चौंके, कुछ भागे, कुछ ठिठक गए। उसी समय शिवनाथ ने देखा कि वे दोनों साए फिर निकले हैं, लेकिन इस बार उनका रास्ता बदला हुआ था। उन्होंने सीधे टकराने के बजाय अंधेरे का सहारा लिया। शिवनाथ ने इशारा किया, कुछ लोग उसके पीछे हो लिए। पहली बार गांव वालों ने डर के पीछे नहीं बल्कि डर के सामने कदम बढ़ाए। टकराव छोटा था, लेकिन गहरा। अंधेरे में आवाजें गूंजी, लाठियां टकराईं, और किसी के गिरने की भारी सी आवाज आई। चोर भाग निकले, लेकिन इस बार उनके पीछे डर नहीं बल्कि लोग थे। किसी ने उन्हें पूरी तरह पकड़ा नहीं, लेकिन गांव ने पहली बार महसूस किया कि वे अकेले नहीं हैं। सुबह जब उजाला हुआ तो गांव में थकान थी, चोटें थीं, लेकिन आंखों में एक अलग सी चमक भी थी। डर अब उतना भारी नहीं लग रहा था।
वह अब भी मौजूद था, लेकिन उसके ऊपर सवालों की परत चढ़ चुकी थी। उस दिन शिवनाथ ने गांव के लोगों के सामने एक बात साफ की। उसने बताया कि चोरों का रास्ता पहाड़ियों की ओर जाता है और वे हर बार वही पुराने पैटर्न दोहराते हैं। उसने यह भी कहा कि वे शायद किसी बड़े शिकार की तैयारी में हैं, क्योंकि जब छोटे छोटे हाथ खाली लौटते हैं तो अपराधी अक्सर बड़ा दांव खेलते हैं। यह सुनकर गांव सन्न रह गया। बड़ा शिकार किसका होगा, यह सोचकर हर कोई डर गया। लेकिन अब यह डर भागने का नहीं था, बल्कि तैयार होने का था। लोग अपने घरों को मजबूत करने लगे, रास्तों पर ध्यान देने लगे और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे से बात करने लगे। रातें अब भी डरावनी थीं, लेकिन उनमें अकेलापन नहीं था। लोग समझने लगे थे कि डर को बांटने से वह हल्का होता है। शिवनाथ जानता था कि असली भिड़ंत अभी बाकी है। चोर अब चोटिल थे, सावधान थे और शायद पहले से ज्यादा खतरनाक भी। लेकिन सरपतिया भी बदल चुका था। अब यह सिर्फ डर सहने वाला गांव नहीं रहा था, बल्कि सीखने वाला गांव बन रहा था। आने वाली रातें तय करेंगी कि यह बदलाव टिकेगा या नहीं, और यही तय करेगा कि दो सायों की कहानी यहीं ढहेगी या और गहरी होगी। सरपतिया में अब हर सुबह पहले जैसी नहीं रही थी। सूरज निकलता तो था, लेकिन उसकी रोशनी के साथ एक नई सतर्कता भी फैल जाती थी। लोग खेतों की ओर जाते हुए रास्तों को ध्यान से देखते, झाड़ियों को परखते और लौटते समय आसपास की हर हलचल पर नजर रखते। डर पूरी तरह गया नहीं था, पर अब वह चुपचाप बैठने वाला डर नहीं रहा था। वह सवाल पूछने लगा था, और सवाल गांव को जोड़ रहे थे। हरीराम को महसूस हुआ कि उसकी छाती पर रखा पत्थर थोड़ा हल्का हुआ है। वह अब भी रात में जल्दी जाग जाता था, लेकिन अब उसके भीतर भागने की इच्छा नहीं उठती थी। उसे लगता था कि अगर फिर कोई आहट होगी तो वह अकेला नहीं होगा। यही एहसास पूरे गांव में धीरे धीरे फैल रहा था। शिवनाथ इन दिनों बहुत कम बोलता था, लेकिन उसकी मौजूदगी लोगों को स्थिरता देती थी। वह सुबह सुबह गांव की परिधि में घूमता, पैरों के निशान देखता, टूटे पत्तों और दबे हुए रास्तों को पहचानता। उसे साफ दिख रहा था कि वे दोनों चोर अब पहले जैसे निश्चिंत नहीं रहे। उनकी चाल में हड़बड़ी थी और उनके रास्ते बार बार बदल रहे थे। एक दिन उसने हरिराम और दो तीन युवाओं को साथ बुलाया और बिना किसी डराने वाली बात के उन्हें बस इतना बताया कि जब शिकारी डरने लगता है तो वह गलती करता है। यह बात सुनकर युवाओं की आंखों में पहली बार आत्मविश्वास की झलक आई। वे अब अपने ही गांव को अनजान नहीं समझ रहे थे, बल्कि अपना घर मानकर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो रहे थे। इधर चोरों की हालत भी बदल रही थी। जंगल के उस पार टूटी हुई एक पुरानी कोठरी में वे छुपे हुए थे। एक की टांग पर चोट गहरी थी और दूसरा बार बार गुस्से में फटफड़ता था। वे दोनों एक दूसरे से कम बोल रहे थे, और जब बोलते तो बातों में झुंझलाहट साफ झलकती थी। उनके लिए चोरी अब आसान नहीं रही थी। हर बार गांव के पास जाते ही उन्हें निगाहों का एहसास होने लगता। उन्हें लगने लगा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, उनकी चाल को पढ़ रहा है। यही एहसास उन्हें अंदर से खोखला कर रहा था। वर्षों से डर पैदा करने वाले अब खुद डर को महसूस कर रहे थे, और यह डर उन्हें और निर्दयी बनाने की ओर धकेल रहा था। एक शाम अचानक खबर फैली कि पास के गांव में बड़ी चोरी हुई है। सरपतिया के लोग सन्न रह गए। उन्हें समझ में आ गया कि चोरों ने रास्ता बदल लिया है, लेकिन मंशा वही है। कुछ लोग बोले कि अब तो राहत मिली, अब हमारा गांव सुरक्षित है। लेकिन शिवनाथ ने सिर हिला दिया। उसने कहा कि जब आग एक जगह बुझती है और दूसरी जगह जलती है तो हवा वही रहती है। यह सुनकर लोग चुप हो गए। हरिराम ने पहली बार महसूस किया कि लड़ाई सिर्फ अपने घर तक सीमित नहीं होती। अगर वे चुप बैठे तो डर फिर लौट आएगा, शायद और भी विकराल रूप में। उसी रात गांव के कई लोग पहली बार देर तक जागकर बात करते रहे, भविष्य पर, बच्चों पर और उस डर पर जो वे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते थे। कुछ दिनों बाद सरपतिया में एक अजीब घटना हुई। आधी रात को एक जोरदार चीख सुनाई दी। लोग घबराकर बाहर निकले, लाठियां उठाईं और आवाज की दिशा में भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि एक आदमी जमीन पर पड़ा है, घायल और बेहोश। जब उसे रोशनी में देखा गया तो कई लोग ठिठक गए। वह उन्हीं दो में से एक था। उसका साथी भाग चुका था उसे छोड़कर।
यह पहली बार था कि डर का चेहरा जमीन पर पड़ा था, असहाय। कुछ लोगों के भीतर पुराना गुस्सा जाग उठा। कुछ ने लाठी उठाई, लेकिन शिवनाथ आगे आया और सबको रोक दिया। उसने कहा कि आज अगर हम वही करेंगे जो डर ने हमें सिखाया है, तो हम भी उससे अलग नहीं रहेंगे। यह बात सुनना आसान नहीं था, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया। घायल चोर को एक खाली कमरे में बंद कर दिया गया। सुबह तक गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग उसे देखने आए, डर और जिज्ञासा के बीच झूलते हुए। जब उस आदमी को होश आया तो उसकी आंखों में घमंड नहीं, बल्कि थकान थी। उसने कोई कहानी नहीं सुनाई, कोई सफाई नहीं दी, बस चुपचाप दीवार की ओर देखता रहा। हरिराम को उसे देखकर अजीब सा लगा। यह वही आदमी था जिसकी वजह से उसकी रातें उजड़ गई थीं, लेकिन सामने बैठा यह इंसान टूटा हुआ लग रहा था। उस पल हरिराम के भीतर कुछ हिला। उसे समझ में आने लगा कि डर हमेशा ताकत से नहीं आता, कभी कभी मजबूरी से भी आता है। दोपहर तक पुलिस को खबर कर दी गई। पुलिस आई, सवाल पूछे और उस आदमी को ले जाने की तैयारी करने लगी। जाने से पहले उसने पहली बार मुंह खोला। उसने बस इतना कहा कि उसका साथी भाग गया है और वह फिर लौटेगा। यह बात सुनकर गांव में सन्नाटा छा गया। डर ने फिर से सिर उठाने की कोशिश की, लेकिन अब वह अकेला नहीं था। लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा और किसी ने भी नजर नहीं झुकाई। शिवनाथ ने धीरे से कहा कि लौटने वाला अकेला होगा और अकेले साए ज्यादा देर टिकते नहीं। यह वाक्य किसी नारे की तरह नहीं था, बल्कि एक शांत विश्वास की तरह था। उस शाम सरपतिया ने पहली बार सामूहिक रूप से दिए जलाए, डर भगाने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को देखने के लिए। गलियों में हल्की रोशनी थी और चेहरों पर थकान के बावजूद एक सुकून। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। एक साया अब भी बाहर कहीं मौजूद था और उसकी वापसी तय थी। लेकिन अब सरपतिया वही गांव नहीं रहा था जो दरवाजे बंद करके कांपता था। अब यह वह गांव बन रहा था जो डर को पहचान चुका था और जिसे पता था कि अगली रात सिर्फ चोर की नहीं, बल्कि इंसानियत की भी परीक्षा होने वाली है। अगली रात सरपतिया ने पहले जैसी चुप्पी नहीं ओढ़ी। लोग सोए तो थे, लेकिन नींद उथली थी, जैसे कान खुले रखकर सोए हों। दियों की रोशनी बुझी नहीं थी, बस धीमी कर दी गई थी। गलियों में पहरेदारों की परछाइयां हिलती रहती थीं। हरिराम अपने आंगन में बैठा आसमान देख रहा था। तारों के बीच उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि डर के बावजूद जिंदगी चलती रहती है। उसने अपनी लाठी पास रखी, लेकिन पकड़कर नहीं, सिर्फ रखी। यह छोटा सा बदलाव उसके भीतर आए बड़े बदलाव का संकेत था। उसे पता था कि लौटने वाला साया आएगा और शायद अकेला होने के कारण पहले से ज्यादा निर्दयी होगा। लेकिन उसे यह भी एहसास था कि अब गांव बिखरा हुआ नहीं है। शिवनाथ पूरी रात घूमता रहा। वह किसी एक जगह नहीं रुका, मानो पूरे गांव की सांसें गिन रहा हो। उसे भरोसा था कि जो बचा हुआ चोर है वह जल्दबाजी करेगा। डर और अकेलापन इंसान को जल्दबाज बना देता है। शिवनाथ ने उन रास्तों पर ज्यादा ध्यान दिया जहां पहले कम हलचल रहती थी। पुराना कुआं, सूखा तालाब और आम के बाग के पीछे की संकरी पगडंडी। उसे पता था कि यही जगहें अब सबसे ज्यादा खतरनाक होंगी। वह किसी टकराव की तलाश में नहीं था, बल्कि उस पल का इंतजार कर रहा था जब साया खुद सामने आए। उधर जंगल के भीतर वह अकेला चोर बैठा था, सांसें तेज और आंखें लाल। उसका साथी पकड़ा गया था और यह बात उसके भीतर जहर की तरह फैल रही थी। उसे लग रहा था कि दुनिया उसके खिलाफ हो गई है। भूख, चोट और गुस्से ने उसे सोचने का वक्त नहीं दिया। उसके मन में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, एक आखिरी वार। वह जानता था कि अगर उसने अब कुछ बड़ा नहीं किया तो डर का वह साम्राज्य हमेशा के लिए टूट जाएगा। उसने अपने लिए वही गांव चुना जिसने पहली बार उसे खाली हाथ लौटने पर मजबूर किया था। आधी रात के बाद आम के बाग में हलचल हुई। पत्ते हिले, टहनियां टूटी और किसी के दबे हुए कदमों की आवाज आई। शिवनाथ ने इशारा किया और 3-4 लोग अलग अलग दिशाओं में फैल गए। किसी ने शोर नहीं मचाया। यह पहली बार था कि गांव डर के बजाय समझदारी से आगे बढ़ रहा था। चोर ने सोचा कि वह अदृश्य है, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसकी हर चाल देखी जा रही है। जैसे ही वह एक घर की ओर बढ़ा, अचानक चारों ओर से आवाजें आईं। वह घबरा गया और घबराहट में उसने वही गलती की जिसका इंतजार था।
भागने की कोशिश में उसका पैर फिसला और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन चारों ओर से लोग आ चुके थे। इस बार न कोई चीख थी, न भगदड़, बस घेरा था, शांत और सख्त। चोर ने लाठी उठाई, लेकिन किसी ने उस पर हमला नहीं किया। यह पल उसके लिए सबसे डरावना था। जब सामने खड़े लोग गुस्से में नहीं थे, उसकी आंखों में डर उतर आया, वही डर जिसे वह सालों से दूसरों में भरता आया था। जब उसे पकड़कर गांव के बीच लाया गया तो कोई जयकार नहीं हुई, लोग बस देखते रहे। कुछ आंखों में राहत थी, कुछ में थकान और कुछ में अजीब सी उदासी। हरिराम आगे बढ़ा और उस आदमी को देखा। उसे अपने घर की टूटी हुई चीजें याद आईं, धर्मा के आंसू याद आए, लेकिन साथ ही उसे वह रात भी याद आई जब उसने खुद को बेबस महसूस किया था। उसने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। यह झुकाव हार का नहीं, बल्कि उस डर के अंत का था जो उसके भीतर सालों से बैठा था। सुबह होते होते खबर आसपास के गांवों तक फैल गई। पुलिस आई, दोनों को ले जाया गया और कागजी बातें हुईं। लेकिन असली बदलाव कागजों में नहीं, लोगों के भीतर था। बच्चे फिर से गलियों में खेलने लगे, महिलाएं दरवाजे खोलकर बैठने लगीं और बुजुर्ग चौपाल पर देर तक बातें करने लगे। डर पूरी तरह मिटा नहीं था, लेकिन अब वह मालिक नहीं रहा था, वह बस एक याद बनकर रह गया था। शिवनाथ चुपचाप अपना सामान समेट रहा था। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, लेकिन कई नजरें उसे ढूंढ रही थीं। हरिराम उसके पास आया और बस इतना कहा कि जो किया उसके लिए धन्यवाद। शिवनाथ मुस्कुराया नहीं, बस बोला कि डर को हराने वाला कोई एक आदमी नहीं होता, वह तब हारता है जब लोग साथ खड़े होते हैं। फिर वह गांव की सीमा पार कर गया, बिना शोर, बिना विदाई। सरपतिया ने उस दिन एक नई सांस ली। यह कहानी सिर्फ दो चोरों के पकड़े जाने की नहीं थी, बल्कि उस डर के टूटने की थी जिसने पीढ़ियों को चुप करा रखा था। आने वाले दिनों में लोग शायद फिर किसी और डर का सामना करें, लेकिन अब उन्हें यह याद रहेगा कि साया चाहे जितना भी गहरा हो, अगर आंखें खुली रहें और दिल जुड़े रहें, तो अंधेरा ज्यादा देर टिक नहीं पाता। सरपतिया में दिन बीतने लगे, लेकिन जो कुछ हुआ था उसकी छाया जल्दी नहीं गई। गांव अब हंसता बोलता जरूर दिखता था, पर हर हंसी के पीछे एक स्मृति छुपी रहती थी। लोग रात को अब दरवाजे बंद करते थे, मगर डर के मारे नहीं, आदत के कारण। बच्चों की नींद में अब चीखें नहीं थीं, लेकिन सपनों में कभी कभी अंधेरी गलियां लौट आती थीं। हरिराम को कई बार लगता कि सब सामान्य हो गया है, फिर अचानक किसी रात हवा की तेज आवाज सुनकर उसका दिल धक से रह जाता। फर्क बस इतना था कि अब वह उठकर बाहर देख लेता था, छुपता नहीं था। यह छोटा सा साहस उसके लिए बहुत बड़ा बदलाव था। गांव वालों ने तय किया कि जो हुआ उसे भुलाने की कोशिश नहीं करेंगे। चौपाल पर पहली बार खुलकर उस डर की बात हुई जिसने उन्हें सालों तक दबाए रखा था। कुछ बुजुर्गों ने माना कि उन्होंने डर के सामने ज्यादा देर तक चुप रहकर गलती की। कुछ युवाओं ने कहा कि अगर पहले ही एक दूसरे पर भरोसा किया होता तो शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते। यह स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन जरूरी था। हर बातचीत के साथ गांव थोड़ा और हल्का होता गया, मानो भीतर जमी धूल झड़ रही हो। सरपतिया अब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक अनुभव बनता जा रहा था। उधर जेल में बंद दोनों चोरों की कहानी भी अपने अंजाम की ओर बढ़ रही थी। पुलिस की पूछताछ में उनके अतीत की परतें खुलीं। पता चला कि वे भी कभी किसी गांव के बेटे थे, जिन्हें हालात ने इस रास्ते पर धकेल दिया था। यह जानकर कुछ लोगों को दया आई, कुछ को गुस्सा, लेकिन ज्यादातर को एक कड़वा सच समझ में आया। डर और अपराध अक्सर एक ही मिट्टी से जन्म लेते हैं। हरिराम ने यह बात सुनी तो देर तक चुप रहा। उसे लगा कि अगर समय रहते किसी ने उन लोगों का हाथ थामा होता तो शायद सरपतिया की रातें इतनी डरावनी ना होती। यह सोच उसे बेचैन भी करती थी और सावधान भी। सरपतिया में अब नए नियम बन गए थे। रात का पहरा स्थायी हो गया, लेकिन हथियारों के लिए नहीं, बातचीत के लिए। पहरेदार गलियों में घूमते, एक दूसरे से हालचाल पूछते और जरूरत पड़ने पर मदद करते। यह पहरा डर के खिलाफ नहीं, बल्कि भरोसे के लिए था। महिलाएं भी अब खुलकर अपनी बातें रखने लगी। उन्होंने कहा कि डर सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि उस चुप्पी का भी था जिसमें उन्हें जीना पड़ा। उनकी आवाज सुनकर गांव को पहली बार एहसास हुआ कि सन्नाटा कितने तरह का हो सकता है। कुछ महीनों बाद
पास के गांवों से लोग सरपतिया आने लगे। कोई जानना चाहता था कि उन्होंने यह सब कैसे झेला, कोई सीखना चाहता था कि डर से बाहर कैसे निकला जाए। सरपतिया वालों को खुद हैरानी होती कि जो गांव कल तक डर की मिसाल था, आज हिम्मत की मिसाल बन रहा है। हरिराम जब यह सब देखता तो उसे शिवनाथ की बात याद आती। डर अकेले नहीं हारता, वह साथ से हारता है। शिवनाथ अब कहीं दूर होगा, शायद किसी और जगह, किसी और डर से जूझ रहा होगा, लेकिन उसकी छाया सरपतिया में भरोसे की तरह रह गई थी। समय के साथ जीवन अपनी गति में लौट आया। खेतों में फसल लहलहाने लगी, मेले फिर से लगने लगे और त्योहारों पर ढोल की आवाज देर रात तक गूंजने लगी। फिर भी हर त्योहार के बाद लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते, मानो बिना शब्दों के कह रहे हों, हमने वो रातें देखी हैं और हम अब भी यहाँ हैं। यह मुस्कान सस्ती नहीं थी, इसके पीछे आंसू, डर और जागी हुई रातें थीं। शायद इसी वजह से यह मुस्कान ज्यादा सच्ची थी। हरिराम के घर में भी बदलाव आया। धर्मा अब बच्चों को डराकर सुलाती नहीं थी, बल्कि कहानियां सुनाती थी। ऐसी कहानियां जिनमें अंधेरा हमेशा हार जाता था। बच्चे उन कहानियों पर यकीन करते थे, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि गांव बदल सकता है। हरिराम कभी कभी रात को बाहर बैठकर आसमान देखता और मन ही मन सोचता कि अगर डर फिर लौटे तो वह उसे पहचान लेगा। पहचान लेना ही आधी जीत होती है। यह बात उसे अब समझ में आने लगी थी। सरपतिया की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि किसी भी गांव की कहानी कभी खत्म नहीं होती। डर नए रूप में आता है, नए सवाल खड़े करता है, लेकिन अब सरपतिया के पास एक याद थी। वह याद कि सबसे गहरे साए भी तब टूटते हैं जब लोग एक दूसरे की ओर देखना शुरू कर देते हैं। 2 चोर पकड़े गए थे, पर असली जीत यह थी कि गांव ने अपने भीतर के डर को पकड़ लिया था। और जब डर पहचाना जाता है तो वह मालिक नहीं रह जाता, बस एक बीती हुई परछाई बनकर रह जाता है। सरपतिया की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। भले ही दिन में सूरज की रोशनी और खेतों की हलचल पहले जैसी लगी, पर लोगों के भीतर अब वह डर हमेशा के लिए हल्का सा रह गया था। रातें अब खाली नहीं लगती थीं। लोग बाहर बैठते, बातें करते, बच्चों को कहानियां सुनाते और अपने घरों के दरवाजों के पास हल्की सी रोशनी रखते। डर अब किसी को थाम नहीं सकता था, वह सिर्फ याद बनकर रह गया था। हरिराम को कई बार लगता कि रातों में हवा की हल्की सरसराहट में पुराने डर की गूंज सुनाई देती है, लेकिन अब वह डर उसकी नींद नहीं चुराता। उसके भीतर एक स्थिरता आ गई थी, जो उसे बताती थी कि डर तब तक शक्ति नहीं रखता जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते। शिवनाथ का नाम धीरे धीरे गांव में बदल गया। अब लोग उसे सिर्फ अजनबी नहीं कहते थे। उन्होंने देखा कि जिस आदमी ने उनके भीतर डर को समझा और उन्हें लड़ना सिखाया, वही सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला था। कुछ लोग उसकी ओर देखते और धीरे धीरे मुस्कुराते। वे जानते थे कि वह अब उनके बीच नहीं है, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा रहेगा। हरिराम भी अक्सर उसकी बातें याद करता और बच्चों को समझाता कि डर सिर्फ किसी छाया या साए से नहीं आता, बल्कि वह भीतर पैदा होता है। अगर उसे पहचाना जाए तो वह किसी पर हावी नहीं हो सकता। समय बीतता गया और सरपतिया ने खुद को बदलना शुरू किया। पुराने घरों की मरम्मत हुई, आंगन साफ किए गए और गलियों में अब रात में भी हल्की रोशनी रहती। लोग अब अकेले नहीं रहते थे, वे अपने पड़ोसियों की मदद करने लगे। डर ने उन्हें जोड़ दिया था और अब वे जानते थे कि अकेले कुछ भी मुश्किल होता है, लेकिन साथ में वे किसी भी अंधेरे का सामना कर सकते थे। बच्चे खुले मन से खेलते, महिलाएं बिना डर के बातें करती और पुरुष शाम के समय बाहर बैठकर चर्चा करते। यह गांव अब सिर्फ खेतों और घरों का नहीं, बल्कि एक जागरूक और साहसी समाज का प्रतीक बन गया था। चोरों के पकड़े जाने के बाद भी कई कहानियां फैल गईं। लोग अपने अनुभव साझा करते, अपनी रातों की डरावनी यादों को बताकर दूसरों को सावधान करते। लेकिन अब डर का स्वाद पहले जैसा कड़वा नहीं था। यह एक तरह की चेतावनी बन गया था, जो हर किसी के भीतर जागरूकता पैदा करती थी। हरिराम और उसके दोस्त अब रात में अकेले नहीं जाते, लेकिन यदि कोई हल्की आहट सुनते तो डर के बजाय समझदारी से कदम बढ़ाते। यही बदलाव गांव की सबसे बड़ी जीत थी। डर अब साथी नहीं, सिर्फ शिक्षक बन चुका था। एक दिन सरपतिया में त्योहार आया। रंग बिरंगे फूल, ढोल और संगीत की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। बच्चे झूले पर खेल रहे थे,
महिलाएं अपनी रसोई के काम में मस्त थीं और पुरुष खेतों से लौटकर तैयारी कर रहे थे। इस बार डर नहीं, बल्कि खुशी और उम्मीद की हवा थी। हरिराम अपने बच्चों को गोद में बैठा देख मुस्कुराया। उसे लगा कि अब वे वही समय देखेंगे जिसमें डर को समझकर उससे ऊपर उठना सिखाया जाता है, और यह सोचकर उसके मन में संतोष भर गया। गांव ने अब सिर्फ अपना घर नहीं, बल्कि अपनी आत्मा भी संभाल ली थी। शिवनाथ की कमी महसूस होती रही, लेकिन लोग अब उससे उम्मीद की सीख ले चुके थे। उन्होंने जाना कि डर को पहचानना ही सबसे बड़ी ताकत है। अब गांव के लोग नए आगंतुकों का स्वागत करते, बच्चों को साहस सिखाते और पुरानी कहानियों में नई उम्मीद जोड़ते। यह अनुभव अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। गांव में जो पहले रात का साया डर फैलाता था, अब वह साया सिर्फ बीती याद बनकर रह गया, और हर किसी को यह एहसास हुआ कि भय हमेशा ही एक शिक्षक होता है, जो तब तक ताकतवर नहीं बनता जब तक हम उसे सीखने के लिए नहीं देखते। समय के साथ सरपतिया एक नया रूप लेने लगा। खेत लहलहाने लगे, घरों में नई खुशियां आईं और गलियों में अब बच्चों की हंसी गूंजने लगी। बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर अपनी कहानियां सुनाते और नए लोग उन अनुभवों से सीख लेते। यह गांव अब सिर्फ भूगोल का नाम नहीं था, बल्कि साहस और सहानुभूति का प्रतीक बन गया। डर ने उन्हें जो कुछ सिखाया वह अब उनके जीवन की नींव बन चुका था, और इस तरह दो चोरों की कहानी गांव में सिर्फ डर और साया छोड़कर नहीं गई, बल्कि एक नई समझ और एकजुटता का रास्ता भी छोड़ गई। सरपतिया अब पहले जैसा डरावना गांव नहीं रहा था। समय के साथ लोग समझ गए थे कि डर का असली रूप केवल रात में सुनाई देने वाली आवाजें या टूटे हुए दरवाजों में नहीं होता, बल्कि वह भीतर की असुरक्षा और अकेलेपन में छिपा होता है। अब गांव की गलियां दिन हो या रात, दोनों में हल्की रोशनी और हलचल से भर गई थीं। लोग एक दूसरे से जुड़े थे, एक दूसरे की मदद कर रहे थे। छोटे छोटे काम, जैसे किसी की गाय का पीछा करना या घर की चौकी में बैठना, अब सिर्फ जिम्मेदारी नहीं बल्कि सामूहिक शक्ति बन गए थे। डर की जगह अब समझ और तैयारी ने ले ली थी, और हर कोई जानता था कि अकेला कोई भी खतरा इतनी आसानी से गांव पर हावी नहीं हो सकता। बच्चों की जिंदगी भी बदल गई थी। वे अब देर रात तक अपने खेलों में लगे रहते, बिना किसी डर के। उनकी आंखों में नई चमक थी। पहली बार उन्होंने महसूस किया कि डर को सामना करने से भी खुशी मिलती है। हरिराम अपने बच्चों को कहानियां सुनाता, जिनमें केवल चोरी और भय नहीं, बल्कि साहस, समझदारी और सहयोग की मिसालें होती। वह उन्हें बताता कि डर का सामना करने का मतलब है भागना नहीं, बल्कि देखना, समझना और सही समय पर कदम उठाना। यह शिक्षा उनके बच्चों की सोच में स्थायी बन गई। धीरे धीरे छोटे बच्चे ही नहीं, बल्कि किशोर भी अपने आप में साहसी बनते गए। महिलाएं अब खुले दिल से घरों से बाहर निकलती। पहले वे शाम होते ही घर में दुबक जाती थीं, लेकिन अब वे गलियों में एक दूसरे से मिलती, अपने काम में व्यस्त रहती और ज़रूरत पड़ने पर दूसरों की मदद भी करती। यह बदलाव सिर्फ डर से लड़ने का नहीं था, बल्कि सामूहिक विश्वास और सहभागिता का प्रतीक बन गया था। उनकी बातचीत अब भी हल्की सी सतर्कता लिए रहती थी, पर यह सतर्कता डर नहीं, बल्कि सजगता थी। धीरे धीरे यह समझ गांव के हर व्यक्ति में फैल गई कि डर को पहचानने और उससे सीख लेने से ही ताकत पैदा होती है। पुराने बुजुर्ग अब चौपाल पर देर तक बैठते और अपनी अनुभवों की कहानियां सुनाते। वे बच्चों और युवाओं को बताने लगे कि डर का सामना कैसे किया जाए, न कि डर के आगे झुकना कैसे। लोग उनकी बातों को सुनकर अपने भीतर की हिम्मत को महसूस करते। कई बार वह अजनबी शिवनाथ की बातें याद आते। डर अकेले नहीं हारता, जब लोग साथ खड़े हों तभी हारता है। यह बात अब केवल कहावत नहीं रही, बल्कि गांव के व्यवहार का हिस्सा बन गई। समय बीतता गया और गांव धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी अपनी मिसाल बनने लगा। लोग सरपतिया के अनुभव को सुनने आते, सीखने आते कि डर का सामना कैसे करना चाहिए। हरिराम और अन्य युवाओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि डर को पहचानना, उसका विश्लेषण करना और सामूहिक शक्ति का निर्माण करना ही सबसे बड़ी जीत है। सरपतिया अब सिर्फ अपना घर नहीं था, बल्कि सीखने और साहस के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध हो गया। फसलें समय पर लहलहाने लगी, खेतों में हल चलने लगा और गांव में त्योहार की तैयारियां भी पहले से ज्यादा उत्साह से होने लगीं। ढोल और गीतों की गूंज अब रात में भी सुनाई देती थी, और यह गूंज
डर की आवाज को दबा देती थी। लोग जानते थे कि भय केवल तभी डरावना होता है जब लोग उसे अकेले झेलते हैं। सरपतिया ने इस सच को समझा और अपनाया। हरीराम अपने बच्चों को अब अक्सर रात में बाहर ले जाता, उन्हें आकाश दिखाता और समझाता कि अंधेरा डर का नहीं बल्कि संभावनाओं का हिस्सा है। उन्होंने गांव के बच्चों को दिखाया कि अगर डर का सामना किया जाए तो अंधेरा भी धीरे धीरे पीछे हटता है। बच्चों की आंखों में साहस की चमक देखकर हरीराम का मन गर्व और संतोष से भर जाता। अंततः सरपतिया ने यह सिखा कि डर हमेशा बाहर से नहीं आता बल्कि भीतर से भी पैदा होता है, और अगर उसे पहचान लिया जाए, समझ लिया जाए और साथ में सामना किया जाए तो भय केवल एक बीती हुई परछाई बनकर रह जाता है। गांव अब दो चोरों की कहानी का शिकार नहीं बल्कि उनके द्वारा जन्मी जागरूकता और साहस की मिसाल बन गया। आने वाली पीढ़ियां इसे याद रखेंगी कि डर चाहे कितना भी गहरा हो, अगर लोग एक साथ खड़े हों तो वह कभी विजयी नहीं हो सकता। सरपतिया में अब हर शाम पहले जैसी डरावनी नहीं लगती थी। लोग घरों से बाहर निकलते, गलियों में बातें करते और बच्चे खुले मन से खेलते, लेकिन उन रातों की यादें अभी भी कहीं कहीं उनके मन में बसी रहती थीं। कभी कभी हवा की हल्की सरसराहट, झाड़ियों की खड़खड़ाहट या दूर से किसी पशु की आवाज उन्हें याद दिला देती कि डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। पर अब यह डर नियंत्रित और समझदारी भरा था। लोग जानते थे कि डर का सामना कैसे करना है और अब वे उसके सामने झुकते नहीं थे। यह जागरूकता गांव की सबसे बड़ी पूंजी बन गई थी। शिवनाथ की याद गांव के लोगों के दिलों में एक तरह की प्रेरणा बनकर रह गई थी। उन्होंने महसूस किया कि किसी अकेले व्यक्ति की ताकत, समझ और धैर्य भी गांव की सुरक्षा में कितना बड़ा योगदान दे सकता है। हरीराम और उसके साथी अब अपनी जिम्मेदारी को समझते थे और हर शाम लोगों को इकट्ठा करके सुरक्षा की योजना न बनाते। यह सिर्फ भय से बचाव नहीं था बल्कि गांव के भीतर विश्वास और सहकारिता की मिसाल बन गई थी। लोग एक दूसरे की मदद करना सीख गए थे और हर कोई यह जानता था कि सामूहिक ताकत अकेलेपन से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। समय के साथ सरपतिया अपने खेतों, गलियों और चौपाल में फिर से जीवन का उत्साह भरने लगा। त्योहार और मेले फिर से पूरे धूमधाम से मनाए जाने लगे। गांव की गलियां बच्चों की हंसी से गूंजने लगी और बुजुर्ग भी खुले मन से अनुभव साझा करने लगे। लोगों ने जाना कि डर को पहचानना ही पहला कदम है और अगर उसे समझकर सामना किया जाए तो वह कभी उनका मालिक नहीं बन सकता। डर अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था जो भविष्य में आने वाली किसी चुनौती की चेतावनी देता था। बच्चे अब रात में बिना किसी डर के बाहर खेलते। हरीराम अपने बच्चों को अक्सर बाहर ले जाता, उन्हें सितारों और रात की ठंडी हवा के बीच यह सिखाता कि अंधेरा हमेशा भय का प्रतीक नहीं होता। वह उन्हें समझाता कि डर केवल तब खतरनाक होता है जब हम उसे समझने और उससे सीखने से डरते हैं। बच्चों की आंखों में साहस की चमक देखकर हरीराम का मन संतोष और गर्व से भर जाता। उन्हें महसूस होता कि गांव ने सिर्फ अपने डर को नहीं बल्कि अपनी भविष्य की सुरक्षा और हिम्मत को भी संभाल लिया है। महिलाएं अब पूरी तरह स्वतंत्र होकर अपने काम करती और रात में भी खुलकर बाहर निकलती। वे अपनी आवाज को फिर से महसूस करने लगी। पहले वे डर के कारण खामोश रहती थीं, लेकिन अब उनकी बातें न केवल खुद को सुरक्षित रखती थीं बल्कि पूरे गांव को सजग बनाती थीं। गांव में बातचीत का माहौल बदल गया था। हर कोई अपने अनुभव साझा करता, दूसरों को सीख देता और सामूहिक चेतना को मजबूत करता। यही बदलाव गांव की असली ताकत बन गया। पुराने बुजुर्ग अब चौपाल पर बैठकर केवल डर की कहानियां नहीं सुनाते थे, वे साहस, धैर्य और समझ की कहानियां सुनाने लगे। उनका उद्देश्य था कि नए युवा पीढ़ी यह जान सके कि डर का सामना कैसे किया जाता है और भयपूर्ण अनुभवों को कैसे सीख में बदला जा सकता है। युवा अब न केवल डर से लड़ना सीख रहे थे बल्कि भविष्य में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने का आत्मविश्वास भी प्राप्त कर रहे थे। यह गांव की नई विरासत बन गई थी। समय बीतता गया और सरपतिया आसपास के गांवों में भी अपनी मिसाल बनने लगा। लोग सीखने और अनुभव साझा करने आने लगे। गांव की यह कहानी अब सिर्फ दो चोरों और उनके अपराध की नहीं थी,
बल्कि डर के खिलाफ साहस, सहयोग और जागरूकता की मिसाल बन गई थी। गांव के लोग समझ चुके थे कि भय चाहे कितना भी गहरा हो, अगर लोग एकजुट रहें और समझदारी से कदम बढ़ाएं तो वह कभी लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। अंततः सरपतिया ने यह सीखा कि डर केवल किसी घटना या साये का नाम नहीं है। डर भीतर पैदा होता है और उसे पहचानना, समझना और सामूहिक शक्ति से सामना करना ही असली जीत है। दो चोरों की कहानी अब गांव में सिर्फ बीती हुई परछाई बनकर रह गई थी, पर इसके साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि जब लोग अपने भीतर के डर को समझ लेते हैं तो अंधेरे में भी उजाला खोजा जा सकता है। और यही सरपतिया की असली जीत थी, डर को मात देकर एक जागरूक, साहसी और एकजुट गांव बनना। सरपतिया की कहानी अब केवल बीती रातों या पकड़े गए चोरों तक सीमित नहीं रही। गांव के लोग अब खुद को और अपने आसपास के वातावरण को पहले से बेहतर समझने लगे थे। हर सुबह जब सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़तीं, तो लोग केवल काम में व्यस्त नहीं रहते थे, बल्कि उन रातों की याद में एक नई सतर्कता और समझ लिए दिन की शुरुआत करते थे। बच्चों की हंसी और खेल में अब न तो डर की झलक थी और न ही वह डर की परछाई जो कभी गांव के हर घर में मंडराती थी। हरिराम और अन्य बुजुर्ग महसूस करते थे कि यह बदलाव सिर्फ समय का नहीं, बल्कि लोगों ने खुद में जो साहस और एकजुटता पैदा की थी, उसका परिणाम था। शिवनाथ की शिक्षाएं और उसकी मौजूदगी अब भले ही गांव में प्रत्यक्ष न थीं, पर उसकी कहानियां और अनुभव लोगों के दिलों में बस चुके थे। हरिराम अक्सर बच्चों को यह बताता कि साहस केवल शरीर की ताकत नहीं, बल्कि मन की स्थिरता और समझदारी से पैदा होता है। यही वजह थी कि गांव के लोग अब छोटी छोटी चीजों पर भी भरोसे और सावधानी से काम करते। वे जानते थे कि डर कोई अकेले हमला नहीं करता, बल्कि वह तभी खतरनाक बनता है जब लोग उसे अनदेखा कर दें। समय बीतने के साथ गांव के भीतर एक नई संस्कृति विकसित हुई। अब हर व्यक्ति, चाहे महिला हो या पुरुष, बच्चा हो या बुजुर्ग, एक दूसरे की मदद करने को तत्पर रहते। गलियों में रात के पहरे ने डर के बजाय सुरक्षा और जागरूकता की भावना पैदा की। महिलाएं अब खुले मन से अपने काम कर सकती थीं और बुजुर्ग अपनी कहानियों और अनुभवों के माध्यम से युवाओं को ज्ञान और साहस सिखाते। यह माहौल गांव को पहले जैसी भयपूर्ण जगह से बदलकर एक सामूहिक और जागरूक समुदाय में बदल रहा था। बच्चों की शिक्षा और खेलों में भी बदलाव आया। अब उन्हें डरावनी कहानियों के बजाय साहस और समझ की कहानियां सुनाई जाती। वे रात को खुले मन से खेलते और अंधेरे से डरने के बजाय उसे समझने की कोशिश करते। हरिराम और अन्य युवाओं ने बच्चों को यह सिखाया कि डर का सामना करना भागने से बेहतर होता है। यही सीख उन्हें न केवल गांव के भीतर, बल्कि जीवन में आने वाली किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार कर रही थी। समय के साथ सरपतिया अपने आसपास के गांवों में भी मिसाल बनने लगा। लोग सीखने और अनुभव साझा करने आने लगे। गांव की यह कहानी अब सिर्फ दो चोरों के अपराध और डर की नहीं थी, बल्कि साहस, सहयोग और जागरूकता की मिसाल बन गई थी। लोग समझ चुके थे कि भय चाहे कितना भी गहरा हो, अगर लोग एकजुट रहें और समझदारी से कदम बढ़ाएं, तो वह लंबे समय तक शासन नहीं कर सकता। त्योहार और मेलों की तैयारी अब पहले से कहीं अधिक उत्साहपूर्ण हो गई। ढोल और गीतों की आवाज अब डर की आवाज को दबा देती थी। लोग अब डर के बजाय आनंद और सहकारिता में विश्वास करते थे। बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करते और युवा उनसे सीख लेते। यह बदलाव गांव के जीवन का हिस्सा बन चुका था और डर अब केवल बीती याद बनकर रह गया। हरिराम और अन्य लोग अब अक्सर रात में बाहर बैठते, आकाश की ओर देखते और बच्चों को समझाते कि अंधेरा भय का प्रतीक नहीं, बल्कि संभावनाओं और सीख का हिस्सा है। बच्चे अब डर से नहीं, बल्कि समझ और साहस से रात का सामना करते थे। गांव के भीतर यह शिक्षा धीरे धीरे स्थायी बन गई। अंततः सरपतिया ने यह सीखा कि डर केवल किसी घटना या साये का नाम नहीं है। डर भीतर पैदा होता है और उसे पहचानना, समझना और सामूहिक शक्ति से सामना करना ही असली जीत है। दो चोरों की कहानी अब गांव में सिर्फ बीती हुई परछाई बनकर रह गई थी, पर इसके साथ ही उन्होंने यह भी सीखा कि जब लोग अपने भीतर के डर को समझ लेते हैं, तो अंधेरे में भी उजाला खोजा जा सकता है। और यही सरपतिया की असली जीत थी, डर को मात देकर एक जागरूक, साहसी और एकजुट गांव बनना।
समय के साथ सरपतिया पूरी तरह बदल गया। जो गांव कभी डर के कारण रात में बंद दरवाजों और सुनसान गलियों के लिए जाना जाता था, अब वह जागरूकता, साहस और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बन गया था। लोग अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन हर काम में अब सतर्कता और समझदारी की झलक थी। बच्चे खेलते, हंसते, लेकिन उनके भीतर डर का दंश नहीं था। बुजुर्ग अपनी कहानियों में अब सिर्फ भय नहीं, बल्कि साहस और अनुभव की मिसाल सुनाते। हर घर में खुली बातचीत, साझा जिम्मेदारी और सामूहिक जागरूकता गांव की नई पहचान बन गई थी। हरीराम अक्सर रात में अपने आंगन में बैठकर आसमान की ओर देखता और सोचता कि कैसे दो सायों की वजह से पूरा गांव इतनी जल्दी बदल गया। वह जानता था कि डर हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन अब वह डर उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता था। बच्चों के हंसते चेहरों को देखकर और गलियों में हल्की रोशनी में चलते लोगों को देखकर उसे विश्वास हो गया कि डर केवल तब तक ताकतवर रहता है जब लोग उसे अकेले झेलते हैं। सरपतिया ने अब दिखाया कि सामूहिक चेतना, विश्वास और धैर्य से किसी भी अंधेरे को हराया जा सकता है। महिलाएं अब खुले मन से अपने काम करती, गलियों में बातचीत करती और बच्चों की देखभाल में सक्रिय रहती। उन्होंने समझ लिया था कि डर का सामना केवल पुरुष नहीं कर सकते, हर व्यक्ति की जागरूकता और सक्रिय भागीदारी आवश्यक थी। बुजुर्ग और युवा अब एक दूसरे से सीखते और अनुभव साझा करते। गांव के भीतर हर कदम पर विश्वास और सहयोग की भावना बनी हुई थी। यही बदलाव सरपतिया की सबसे बड़ी जीत थी। पुलिस और बाहर के लोग अब सरपतिया को केवल एक गांव के रूप में नहीं देखते थे, बल्कि साहस और जागरूकता की मिसाल मानते थे। पास के गांवों के लोग सीखने आते, गांव की व्यवस्था और सामूहिक जागरूकता को समझते। सरपतिया अब सिर्फ अपने घरों और खेतों का नहीं, बल्कि अनुभव, सीख और साहस का प्रतीक बन गया। दो चोरों की कहानी अब केवल बीती याद बनकर रह गई थी, लेकिन उन्होंने गांव में जो बदलाव पैदा किया वह हमेशा स्थायी बन गया। त्योहार और मेले अब पहले से अधिक उत्साहपूर्ण लगते। ढोल, गीत और नाच न केवल आनंद का प्रतीक बन गए, बल्कि यह भी दिखाते कि गांव ने डर पर विजय प्राप्त कर ली थी। हर घटना, चाहे छोटी हो या बड़ी, अब सामूहिक सुरक्षा और समझदारी के दृष्टिकोण से देखी जाती। लोग जानते थे कि अकेले कोई भी खतरा गांव पर हावी नहीं हो सकता। यही सरपतिया की नई ताकत थी। हरीराम अपने बच्चों को रात में बाहर ले जाकर समझाता कि अंधेरा भय का प्रतीक नहीं है, बल्कि संभावनाओं और समझ का हिस्सा है। बच्चों की आंखों में साहस की झलक देखकर हरीराम गर्व महसूस करता। गांव के लोग अब अपने डर से नहीं, बल्कि समझ और एकजुटता से रात का सामना करते थे। यह जागरूकता और सामूहिक साहस गांव का स्थायी उपहार बन गया था। समय बीतने के साथ यह गांव आसपास के गांवों में मिसाल बन गया। लोग सरपतिया की कहानी सुनने आते, सीखने आते कि डर का सामना कैसे किया जाता है। उन्होंने देखा कि भय चाहे कितना भी गहरा हो, अगर लोग एकजुट रहें और समझदारी से कदम बढ़ाएं तो वह कभी विजयी नहीं हो सकता। यह केवल एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का पाठ बन गया। और इस तरह सरपतिया ने यह सीखा कि डर केवल किसी घटना या साय का नाम नहीं है। डर भीतर पैदा होता है और उसे पहचानना, समझना और सामूहिक शक्ति से सामना करना ही असली जीत है। दो चोरों की कहानी अब गांव में सिर्फ बीती हुई परछाई बनकर रह गई थी, पर इसके साथ ही गांव ने यह भी सीखा कि जब लोग अपने भीतर के डर को समझ लेते हैं तो अंधेरे में भी उजाला खोजा जा सकता है। और यही सरपतिया की असली जीत थी, डर को मात देकर एक जागरूक, साहसी और एकजुट गांव बनना।